हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था बीए थर्ड ईयर के सोशियोलॉजी का पेपर 1 का चैप्टर नंबर 2। आपको पता है पेपर 1 का चैप्टर नंबर था आपका अगस्त काम्टे का, जिसमें अगस्त काम्टे से रिलेटेड जितने भी थ्योरी जितने भी सिद्धांत थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ एंड उस पर 2 वीडियो थी। एंड दूसरा जो आपका चैप्टर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो काफी महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है एंड इस पर ऑलरेडी हमारी 2 वीडियो बन चुकी है। पहली वीडियो में हमने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उस पर डिस्कस किया हुआ है। सेकंड वीडियो में उन्होंने समाज का जो ढांचा बनाया हुआ है, ऐतिहासिक क्रम बनाया हुआ है उसके बारे में एंड उसके जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है उसकी क्या आलोचना हुई इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वर्ग संघर्ष के बारे में, अतिरिक्त मूल्य के बारे में, अधोसंरचना और अधिसंरचना जो उनका ये सिद्धांत है। ये पूरा जितने भी उनके सिद्धांत है इस वीडियो में खत्म हो जाएंगे एंड इसके बाद हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। हम इसमें बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये कार्ल मार्क्स के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। उन्होंने जो अपनी एक बुक लिखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उन्होंने इस बुक में ही इस चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ था एंड उनका जो भी सिद्धांत है, चाहे वो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हो, वो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष पर ही डिफाइन होता है और वर्ग संघर्ष के द्वारा इस चीज को बताया जाता है। बेसिकली बात करें तो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है यह आर्थिक आधारों पर है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थितियां बदलती रहती हैं, आर्थिक स्थितियों के आधार पर ही वर्ग संघर्ष होते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि दुनिया में जितने भी इतिहास हैं, आज तक दुनिया में जितने भी इतिहास बने हुए हैं उन सभी इतिहासों की जो जननी है वो आर्थिक ही है। जितने भी संघर्ष हुए हैं उनकी जड़ जो है वो आर्थिक ही है। तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि व्यक्ति के पास धन के आधार पर जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं या जो मालिक वाले वर्ग के होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, उनको कहते हैं पूंजीपति वर्ग। एंड सेकंड वर्ग को उन्होंने कहा है सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग के बारे में। इस तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से समाज को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा हुआ है। तो यह था कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कि वर्ग संघर्ष हमेशा आर्थिक स्थितियों के आधार पर ही होता है, पैसे के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर ही वर्ग संघर्ष होता है। कई सारे विद्वानों ने इसके खिलाफ भी बात किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि कार्ल मार्क्स ने जो ये सिद्धांत दिया हुआ है ये बेहतर नहीं है, ये सिद्धांत गलत है। केवल व्यक्ति का जो स्थिति है या व्यक्ति का जो वर्ग बना हुआ है वो केवल आर्थिक स्थिति के द्वारा डिफाइन नहीं हुआ है। मैकाइबर और पेज कहते हैं इसमें कि उनका जो आर्थिक स्थिति है वो डिफाइन होता है, वो भी जरूरी है एंड उसके साथ साथ कुछ सामाजिक स्थितियां भी हैं जो जिम्मेदार होती हैं वर्ग संघर्ष के लिए या वर्ग निर्माण के लिए। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए रॉबर्ट विरेस्टेड ने कहा है कि जो व्यक्ति है उसके वर्ग विभाजन जो हुआ है या वर्ग बने हुए हैं, वर्गों में संघर्ष हुआ है, इसके लिए अलग अलग कई सारी चीजें भी जिम्मेदार है। विरेस्टेड ने बताया हुआ है कि वर्ग निर्धारण करने के लिए कुछ तत्व है जिनके आधार पर अलग अलग वर्गों को हमने समाज में देखा है, इतिहास में देखा है एंड प्रेजेंट टाइम तक हम कुछ चीजें देखते हुए चले आ रहे हैं। वो 7 ऐसे तत्व है जिनके आधार पर चीजें बदलती है। इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहली चीज आती है आपकी संपत्ति एंड संपत्ति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में कार्ल मार्क्स ने भी बात किया हुआ था। इन्होंने कहा कि संपत्ति एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति के वर्ग को बांटती है। जिसके पास ज्यादा पैसे है, एक होता है अभी जो आप देख रहे हैं इस टाइम पीरियड पर ज्यादातर चीजें आर्थिक आधार पर ही डिफाइन हो रही है आपके वर्ग की। एक होती है अपर फैमिली, फिर मिडिल क्लास फैमिली, फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो इस तरह से 3 भागों में बटा हुआ है। तो संपत्ति के आधार पर भी वर्ग निर्धारण होता है। सेकंड चीज है आपका परिवार के आधार पर, यानी कि फैमिली जो होती है, कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया जाए कि ये इस जो है रिलीजन से डिफाइन करता है। इसका परिवार ऊंचे खानदान का परिवार है, डाउन खानदान का परिवार है। इस तरह से भी परिवार के आधार पर भी वर्ग डिफाइन होता है। निवास के स्थान के आधार पर भी अलग अलग कहा जा सकता है कि ये दूसरे देश का है, ये इस देश का है, ये इस देश का है। मतलब इसके आधार पर भी उनके वर्गों को बांटा जा सकता है। उनके निवास की अवधि के आधार पर कि मतलब 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो ये इस तरह है, 5 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रहे हैं, इस आधार पर भी बढ़ते हैं लोग। एंड इसके बाद आया पेशा, जो उनके व्यवसाय हैं, इस आधार पर भी वर्ग होता है कि ये करने वाले ये वर्ग हैं, ये व्यापारी वर्ग हैं, ये किसान वर्ग हैं, ये इस तरह के वर्ग हैं। मतलब उनके पैसे के आधार पर भी वर्ग बांटा जाता है। उनके शिक्षा के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर भी बांटा जा सकता है कि ये ग्रेजुएट हैं, ये अंडर ग्रेजुएट हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ये PhD हैं। तो उनके शिक्षा, उनके एजुकेशन के आधार पर भी बांटा जा सकता है। धर्म के आधार पर भी वर्ग संघर्ष होते हैं। दुनिया में जितने भी अलग अलग रिलीजन है तो वो अपने आप में एक बड़े वर्ग के रूप में सामने आते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम वर्ग है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये पारसी है, ये यहूदी है। ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ग डिफाइन करने की चीज है। तो इस तरह से रॉबर्ट विरेस्टेड ने कहा कि वर्ग के निर्धारण के लिए ये तत्व भी जिम्मेदार है। केवल आर्थिक स्थितियां ही वर्ग को निर्धारण नहीं करती हैं। एंड इस आधार पर कई सारे विद्वानों ने मिलकर के कार्ल मार्क्स के इस वर्ग संघर्ष की आलोचना किया हुआ है।
कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की आलोचना करते हुए सबसे पहले लिखते हैं कि मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष की प्रकृति है उसको बताया है, प्रकृति को निरंतर और अनिवार्य मानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ये जो वर्ग संघर्ष की प्रकृति है ये निरंतर और अनिवार्य है, यानी कि हमेशा इतिहास में वर्ग संघर्ष होता ही रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मानव समाज की प्रगति और जीवन का स्रोत है वो सहयोग है, ना कि संघर्ष। विद्वानों का मानना है, बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि मनुष्य का जो समाज है, जो समाज बना है, इसकी प्रगति हुई है, समाज चेंज हुआ है, उसके प्रगति और जीवन का जो स्रोत है वो सहयोग है। लोग एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं और वहां से एक समाज डेवलप होता है, ना कि संघर्ष ही है कि हमेशा संघर्ष होगा तभी एक नया समाज आएगा। सहयोग के माध्यम से भी, एफर्ट के माध्यम से भी, प्यार से के माध्यम से भी एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है और इतिहास चेंज हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने इसकी आलोचना किया हुआ है। सेकंड, मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि मार्क्स जो है ये वर्ग संघर्षों का जो आधार है उसको आर्थिक मानते हैं। मार्क्स जो है वो मानते हैं कि वर्ग संघर्ष जो भी होते हैं, जितने भी आज तक इतिहास में वर्ग संघर्ष हुए हैं वो आर्थिक के कारण ही हुए हैं, आर्थिक स्थितियों के कारण ही हुए हैं। तो मार्क्स क्या मानते हैं, उनका आधार आर्थिक मानते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे लोगों के वर्गों के बीच में संघर्ष हुए हैं। आपने दुनिया में देखा होगा जितने भी क्राइम या जितने भी मर्डर, जितने भी आक्रमण, जितने भी चीजें हुई है, क्या वो केवल पैसों के लिए हुआ है? इसके पीछे धर्म भी एक बड़ा कारण निभाता है। प्रजाति, जाति, जनजाति, राजनीति आदि कारणों से भी मानव समाज में भयंकर संघर्ष होते हुए हमने देखा है। धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारते हुए देखा, जाति, प्रजाति या जनजातियों के बीच में लड़ते हुए देखा है, राजनीतिक पार्टियों के रूप में कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और वहां भी जान देते हुए, संघर्ष करते हुए भी देखा गया है। तो मार्क्स का केवल यह कह देना कि वर्ग संघर्ष का आधार जो है केवल आर्थिक है, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो इस तरह से विद्वानों ने इनकी आलोचना किया हुआ है। थर्ड टॉपिक पर कहा है कि समाज में केवल विरोधी वर्ग नहीं होते हैं और ना ही विरोधी मान्यता रखने वाले वर्गों में संघर्ष होना आवश्यक है। कहते हैं विद्वान की, जो मार्क्स ने कहा है कि हमेशा विरोधी जो वर्ग होते हैं इनमें संघर्ष होता रहता है और इसी संघर्ष के माध्यम से एक नए इतिहास का जन्म होता है। तो विद्वानों का मानना है कि समाज में केवल विरोधी वर्ग के तो लोग रहते नहीं है कि एक समाज केवल एक दूसरे के सब विरोधी ही भरे पड़े हैं, एक जैसे भी लोग हो सकते हैं। और विरोधी मान्यता रखने वाले वर्गों में संघर्ष हो, यह भी आवश्यक नहीं। कोई हिंदू है उसकी अलग मान्यता है, मुस्लिम है उसकी अलग मान्यता है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा उनमें संघर्ष ही होता रहे और वहीं से एक नए जो है वर्ग की जन्म हो या एक नए टाइप में या नए इतिहास का जन्म हो। तो इस तरह से भी उन्होंने इनकी मान्यता का खंडन किया है। अगला कहा है कि मार्क्स ने जो बताया हुआ है बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग की धारणा है, ये पर्याप्त स्पष्ट नहीं है कि किसको आप बुर्जुआ बोल दोगे, किसको सर्वहारा बोल दोगे, ये पर्याप्त स्पष्ट नहीं है। सच तो यह है कि इनमें किसी निश्चित अर्थ का बोध ही नहीं हो पाता कि क्या चीज किस चीज के बारे में ये कहना चाहते हैं। इस तरह से विद्वानों ने कार्ल मार्क्स का जो ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था इसकी आलोचना किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके वर्ग संघर्ष का जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कई सारी चीजों को समझाने के लिए, कई सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए। तो ये था दोस्त कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। एंड इसके बाद कार्ल मार्क्स ने काम करना स्टार्ट किया अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, जो इनके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था उसी में इन्होंने इस चीज के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब समझो आप ये अतिरिक्त मूल्य क्या सिद्धांत क्या होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं जैसे कोई वस्तु बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल हम इस मार्कर का निर्माण कर रहे हैं एंड मार्कर हमें, अब मार्केट में जा रहे हैं, ये मार्कर हमें मिल रहा है 20 रुपए का। ये मार्कर हमें कितने रुपए का मिल रहा है? 20 रुपए का। लेकिन ये मार्कर जब बनाने के लिए एक कंपनी में गया होगा तो इस मार्कर को बनाने के लिए जितने प्लास्टिक की आवश्यकता हुई, इसके अंदर इंक की आवश्यकता पड़ी, इसके अंदर जो जिसमें इंक डाला जाता है जो सोक्ते टाइप होता है ना, उसकी आवश्यकता पड़ी, इसके कैप की आवश्यकता पड़ी, इसके पेन इसकी आवश्यकता पड़ी। इन सभी चीजों को, जो कच्चे मटेरियल जिनको हम कच्चा माल कहते हैं, कच्चा माल की आवश्यकता पड़ी। फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी इसको बनाने के लिए। एंड इस पर मजदूरों ने काम किया और ये बिक रहा है कितने रुपए का? 20 रुपए का। 5 रुपए इसमें लगाए गए इसके इस चीज में एंड बिक रहा है 20 रुपए का, और 2 रुपया दिया गया मजदूरों को इसको बनाने के लिए। इनके मजदूरों का जो श्रम था उसको बनाने के लिए कितना रुपया दिया गया? 2 रुपया। तो इस तरह से इस प्रोडक्ट को बनने के लिए कितना रुपया लग गया? 7 रुपए। 7 रुपए खर्च करके 20 रुपया में बेचा जा रहा है, तो यानी कि 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किसका हो रहा है? किसका होगा? क्या उस श्रमिकों को मिलेगा? नहीं, वो प्रॉफिट किसका होगा? जो पूंजीपति होगा उस पूंजीपति का ये प्रॉफिट होगा। तो मार्क्स का कहना है कि जो एक प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है कि इस कच्चे माल पर इन लोगों ने श्रम किया, मेहनत किया, और इस वजह से ये 5 रुपए का माल बन करके तैयार होकर के 20 रुपए में बिक रहा है। 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट, क्योंकि वो जो कंपनी है वो तो श्रमिकों का है नहीं, तो वो है पूंजीपति का। तो ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ये
पूंजीपति को चला जाता है। और कहीं ना कहीं इस प्रॉफिट में इन श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो प्रॉफिट है इन श्रमिकों में भी बंटना चाहिए, श्रमिकों का हक है, ये श्रमिकों का अधिकार है, जिसका पूंजीपति जो है फायदा उठा रहे हैं और पूरा का पूरा जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ये पूंजीपतियों का हो जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स इसमें यही कहना चाहते हैं कि ये जो मूल्य है ना, ये जो अतिरिक्त मूल्य है, ये पूंजीपति को भी मिलना चाहिए और श्रमिकों को भी मिलना चाहिए, बीच में बंटना चाहिए सभी का। ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये लोगों के बीच में बंटना चाहिए और तभी समाज में जाकर के संघर्ष की समाप्ति हो सकती है, या एक तरह से एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है जहां पर पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का सम्मान कर पाएगा। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य है ये सभी के बीच में बंटना चाहिए, और अगर ये नहीं बंट रहा है तो पूंजीपति वर्ग श्रमिकों पर अन्याय कर रहा है। एंड यहां पर जो श्रमिक है उनकी तुलना उन्होंने कहा है कि ये बस केवल नाम इनका चेंज हो गया, बेसिकली ये जो पूंजीपति है उनके दास के रूप में ही काम कर रहे हैं श्रमिक। तो इस तरह से इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया और कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये था दोस्त। सेकंड है आपका अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना अधिसंरचना ये बेसिकली समाज के जो दो वर्ग हैं, जो आर्थिक आधार पर इन्होंने दो वर्ग बनाया हुआ था ना, बुर्जुआ और सर्वहारा, इन्हीं को बांटने के लिए, इन्हीं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने दो वर्ड का यूज किया था, अधोसंरचना और अधिसंरचना। इन्होंने समाज के जो ऊपरी ढांचा है, यानी कि पूंजीपतियों का जो ढांचा है, जो कि मालिकों का ढांचा है, उसको इन्होंने अधिसंरचना कहा था। यह क्या था? ऊंचे लोगों का, यानी कि बड़े लोगों का, या जिनके पास पैसे ज्यादा थे, पूंजीपति का, उनको कहा था क्या? अधिसंरचना। और जो सामान्य लोग थे, जो पूरी जनता थी या श्रमिक वर्ग था, या जिसको इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा हुआ था, इनको कहा था अधोसंरचना, और इन्हीं के नाम से इनको व्यक्त किया हुआ था। तो इस तरह से हमने आप देखा इस वीडियो में कि वर्ग संघर्ष क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या था, अधोसंरचना अधिसंरचना क्या है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है एंड आपके क्लासेस रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि उनको भी इससे काफी कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें और अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, जिससे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।